हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। क्लास 7 याद रखना है, क्लास 7 का ज्योग्राफी है, चैप्टर 3 है आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती हुई पृथ्वी। इसको हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हमारी पृथ्वी में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, अब ये तो देखते हैं चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज़। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। कुछ डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं इसका मतलब। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो हमारा लिथोस्फेयर है, स्थल मंडल है, मैंने आपको बताया था लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर सब हमने पढ़ा हुआ है, क्लास 6 में पढ़ा हुआ है हमने सब। जो हमारा स्थल मंडल है, जो हमारा क्रस्ट है मेनली, ठीक है। लिथोस्फेयर मतलब वही मान के चलते हैं मोटा मोटी। लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो हमारा स्थल मंडल है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसको कि हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, थोड़ा आश्चर्य जैसा फेस करिए और जानिए कि जो ये प्लेट्स हैं हमेशा गतिशील है। इनमें हमेशा धीमी धीमी गति होती रहती है, चारों तरफ घूमते रहते हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, मतलब बहुत कम, ठीक है, लेकिन फिर भी इनमें गति होती रहती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो समझिए, कोई चीज़ अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसके ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है तो वो भी तैरेगी लिक्विड के साथ साथ, मतलब उसमें भी वो होगा मूवमेंट। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक सर्कुलर मैनर में घूमते रहता है, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए प्लेट्स भी घूमती हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, उनमें भी मूवमेंट होता है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉजेज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। प्लेट्स की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर भी परिवर्तन होता है। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कॉज देम। पृथ्वी की गति को हम लोग उन बलों के आधार पर विभाजित करते हैं जिसके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर ऑल्सो कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेज एंड द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक। ऐसे फोर्सेज जो पृथ्वी के अंदर के भाग में होते हैं, घटित होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स, और जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट बना के समझाया गया है। अर्थ मूवमेंट्स एक तरफ एंडोजेनिक है, एक तरफ एक्सोजेनिक है। एंडोजेनिक में सडन फोर्सेज हैं और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज हैं। पता नहीं गले में क्या हो गया। एक्सोजेनिक फोर्सेज में इरोजनल और डिपोजिशनल है। सडन फोर्सेज में अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आता है, लैंडस्लाइड्स आता है। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज में बिल्डिंग माउंटेन्स आते हैं। इरोजनल एंड डिपोजिशनल में आपको रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, इसको याद कर लेना है। बिल्कुल, लिथोस्फेरिक प्लेट्स अभी हमने पढ़ लिया था, इसको हम लोग अभी छोड़ते हैं क्योंकि हमने पढ़ लिया है, आप फिर से पढ़ लीजिएगा। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जो एंडोजेनिक फोर्सेज होते हैं, कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी कभी धीमी गति करते हैं। जैसे भूकंप और ज्वालामुखी किसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि करता है। वोल्केनो इज अ वेंट, यहाँ पे वोल्केनो का डेफिनेशन दिया गया है, ये याद कर लेना। वोल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल इरप्ट सडनली। वोल्केनो क्या है, ज्वालामुखी क्या है, एक वेंट है, ओपनिंग है। देख रहे हैं आप यहाँ से डायग्राम में कैसे ऊपर आपको वेंट दिख रहा है, मतलब बीच से ओपनिंग है, ऐसा एक समझ लीजिए कि पाइप टाइप आपको दिख रहा है, जहाँ से पिघले हुए पदार्थ अचानक से निकलते हैं, विस्फोट होता है जहाँ से, इरप्ट्स। Similarly, when the lithosphere plates move, the surface of the earth vibrates. इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेट यानी लिथोस्फेरिक प्लेट्स जब गति करते हैं तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक। The places in the crust where the movement starts is called the focus. The place in the crust. हमारा जो क्रस्ट है, ऊपर वाला जो लेयर है, जो लिथोस्फेयर है मान के चलिए, उसके नीचे वो स्थान जहाँ से कंपन शुरू होता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। और नीचे फोकस है और डायरेक्ट उसी के ऊपर परपेंडिकुलर अगर हम लोग सरफेस पे देखेंगे तो वो होगा
एपिसेंटर परपेंडिकुलर नहीं होगा यार, और उसी के ऊपर हम लोग सीधे जहाँ नीचे फोकस है उसी के ऊपर 90 डिग्री हम लोग देखेंगे तो वहाँ होता है एपिसेंटर। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। एपिसेंटर से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में निकलता है, ट्रेवल करता है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर। सो यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, नीचे आप फोकस देख सकते हैं और उसके जस्ट ऊपर एपिसेंटर है, और वहाँ से फिर ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये सब सिस्मिक वेव्स हैं जो कि वाइब्रेशंस के थ्रू निकल रही हैं और ट्रैवल कर रही हैं। तो जहाँ एपिसेंटर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा और जो दूर के एरियाज़ हैं वहाँ कम डिस्ट्रक्शन होगा। Although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. Some common earthquake prediction methods adopted locally by people include studying animal behavior, fish in the ponds get agitated, snakes come to the surface. ये सब ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग रोक नहीं सकते। भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन अगर हम लोग पहले से तैयार रहे तो इसके प्रभाव को थोड़ा कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। जब भूकंप आता है ना, सबसे पहले जानवरों को पता चल जाता है, तो उनके व्यवहार में आपको चेंजेस दिखेंगे। तो कुछ ऐसे लोकल लोग होते हैं जिनको ये पता रहता है। फिर तालाब में मछलियाँ जो होती हैं वो उत्तेजित हो जाती हैं, और फिर सांप आपको ऊपर लाइक सरफेस पे वो अपने बिल में से निकलने लगेंगे, दिखने लगेंगे आपको। ये सब कुछ लोकल लोगों के प्रेडिक्शंस होते हैं। यहाँ पे आपको एक क्या बोलूँ मैं, इसको पेपर कट में दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बताया गया है भुज में जब भूकंप आया था उसके बारे में, ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। अर्थक्वेक का यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है, सॉरी। अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक भूकंप को मापा जाता है एक मशीन से जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। ये सब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं और इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। लाइक इसमें बताया गया है कितना रिक्टर स्केल हुआ तो उसको ज़्यादा भूकंप मानेंगे, कितना हुआ तो उसको कम मानेंगे। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। भूकंप से बचाव की तैयारी कैसे करें। सेफ स्पॉट अंडर ए किचन काउंटर टेबल और डेस्क अगेंस्ट एन इनसाइड अ कॉर्नर वॉल। सो क्या करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये लाइक आप पढ़ें ना पढ़ें, या याद करने वाली चीज़ें नहीं है, आपको जानकारी होनी चाहिए। और अपने आसपास भी जिनको जानकारी नहीं है उनको आपको ये जानकारी देनी चाहिए। भूकंप के दौरान आप कहाँ पे आश्रय ले सकते हैं। पहले तो एक सुरक्षित स्थान देखें। वो सुरक्षित स्थान क्या हो सकता है, आपके रसोई घर में किचन में कोई काउंटर हो या मेज हो, उसके नीचे आप चले जाइए। दीवार के कोने में चले जाइए जहाँ पे पिलर्स हों। स्टे अवे फ्रॉम, कुछ चीज़ों से आपको दूर रहना है। आग वाले स्थान से दूर रहना है, चिमनी के आसपास नहीं रहना है, या कोई किसी ऐसी जगह पे नहीं रहना है जहाँ आपको लग रहा है वो टूट सकती है खिड़कियाँ। फिर मिरर के पास नहीं रहना, तस्वीर के फ्रेम के पास आपको नहीं रहना है। बी प्रिपेयर्ड, पहले से आप तैयार रहें किस चीज़ के लिए। स्प्रेड अवेयरनेस बी प्रिपेयर्ड, पहले से आप तैयार रहें। स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामना विश्वास से करें, हिम्मत से करें। मेजर लैंडफॉर्म्स, मेजर लैंडफॉर्म्स, द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। जो हमारा लैंडस्केप है, जो हमारी भूमि है जिस पे हम लोग रह रहे हैं, वे दो प्रोसेसेस के थ्रू कंटिन्यूअसली मतलब लगातार वॉर्न अवे मतलब विघटित होते जा रही हैं। ये दो प्रोसेस क्या क्या है, पहला है वेदरिंग, दूसरा है इरोजन। वेदरिंग क्या है, वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे जो भी रॉक्स हैं वो उनका टूटना, इसको बोलते हैं वेदरिंग। और इरोजन क्या है, इरोजन हमने पहले भी पढ़ा है, 6th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। सॉइल इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाई डिफरेंट एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, विंड एंड आइस। इन सब की वजह से इरोजन होता है। अब विंड से जैसे मान लीजिए कहीं पर मिट्टी है, ठीक है, आप उस मिट्टी के सामने एक पंखा रख दीजिए, कहीं पे आप मिट्टी बिछा दीजिए, उसके सामने आप एक स्टैंड फैन रख दीजिए, वो सारी मिट्टी देखिएगा ऐसे उड़ जाएगी,
पूरा धूल की तरह उड़ते हुए, और फिर वो दूर कहीं जहाँ मतलब हवा कम आ रही है वहाँ जाके वो बैठ जाएगी। सो यहाँ पे हो गया आपका इरोज़न, ठीक है, जहाँ से मिट्टी उड़ गई वहाँ इरोज़न हो गया। तो वहाँ से ऐसे कंटिन्यूअसली कहीं कहीं इरोज़न होते जा रहा है, हमारे लैंडस्केप पे इरोज़न होते जा रहा है। विंड से हो गया, वाटर आप गिरा के देखिए उस मिट्टी के ऊपर, पानी उसको बहा के आगे तरफ ले जाएगा, वहाँ से मिट्टी हट जाएगी, ये भी इरोज़न हो गया, ठीक है। The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc., and eventually deposited. This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. So फिर मैंने बताया कि वो कहीं जाके डिपॉजिट हो जाएगी। सो ये जो इरोजन डिपोजिशन का प्रोसेस है ये लगातार चलते रहता है और इसके कारण अलग अलग लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। वर्क ऑफ अ रिवर, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। मैंने बताया कि वाटर कैसे इरोजन का काम करता है, वैसे ही रिवर बहुत सारा उसमें पानी है तो वो भी बहुत बड़े लेवल पे इरोजन का काम करती है। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर रॉक या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो ये वाटरफॉल बनाती है। बगल में देखते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। द हाईएस्ट वाटरफॉल, ये कुछ जीके के क्वेश्चन जो आपको याद रखने हैं, इज एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन द साउथ अमेरिका। द अदर वाटरफॉल्स आर नाइजीरिया फॉल्स लोकेटेड एट द The other waterfalls are Niagara Falls located on the border between Canada and US in the North America and Victoria Falls on the border of Zambia and Zimbabwe in Africa। तो ये याद कर लेना है आपको। अब meanders पढ़ते हैं क्या। As the river enters the plain, it twists and turns forming large bends known as meanders। तो बगल में आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि कैसे सांप की तरह नदी हो गई है, ठीक है। तो जहाँ पे कर्व्स आप लोग दिख रहे हैं ना, जब नदी ऐसे कर्व्स बनाने लगती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं meander। Due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer. In due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also known as oxbow lake। So देखिए क्या होता है, नदी ऐसे बह रही थी, ऐसे बह रही थी, ऐसे बह रही थी। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ऐसे ऐसे बहते बहते लाइक नदी अपने साथ डिपॉजिट्स कैरी करते हुए ला रही है। तो यहाँ पे कैरी करते हुए यहाँ पे वो डिपॉजिट्स भर देगी और फिर नदी का रास्ता जो ऐसे होके जाता था अब वो नदी सीधे 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 निकल जाएगी। सो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं वाटर बॉडी का फॉर्मेशन हो गया नदी से अलग, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सबो लेक। At times the river overflows its banks. This lead to the flooding of the neighboring areas। क्या कभी कभी क्या होता है कि नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है और फलस्वरूप जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। As it floods, it deposits layers of fine soil and other material called sediments along its banks. This lead to the formation of flat fertile flood plain। So क्या होता है कि बाढ़ के कारण नदी के तटों के आसपास के क्षेत्र में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थ का डिपोजिशन हो जाता है नदी के द्वारा, और ऐसी मिट्टी और पदार्थ को फ्लड प्लेन कहते हैं। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। ऐसी मिट्टी और पदार्थ को सेडिमेंट्स कहते हैं और इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के द रेज्ड, मेरी तबीयत लग रहा है बिगड़ रहा है। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। नदी के जो उत्तीर्ण तट होते हैं, जो ऊंचे हो जाते हैं, उसको तटबंध कहते हैं, लीव्स कहते हैं। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज एंड द रिवर begins to break up into a number of streams called distributaries. The river becomes so slow that it begins to deposit its load. Each tributary forms its own mouth. The collection of sediments from all the mouth forms a delta. So यहाँ पे बहुत सारे डिफिनेशंस दी गए हैं बहुत सारी चीज़ों के। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। लाइक समझ लीजिए कोई पानी आप ऊंचाई से गिराइए, वो पानी शुरू में तो बहुत जल्दी जल्दी गिरेगा, फिर आगे जैसे देखिएगा वो प्लेन एरिया में जब बहना शुरू होगा वो पानी, तो उसकी गति धीमी हो जाएगी। ऐसे ही होता है जब नदी माउंटेन से निकलती है तो उस समय उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है और वो अपने साथ बहुत ज़्यादा इरोजन करती है। जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगी उतना ज़्यादा वो अपने आसपास की चीज़ों को अपने साथ लेके आगे की ओर बढ़ेगी और फिर जब वो धीमी गति में आ जाएगी तब फिर वो डिपोजिशन का काम शुरू करेगी। वो जो भी चीज़ें अपने साथ कैरी करके लाई थी वो आसपास उन चीज़ों को जमा करते जाएगी नदी। सो यही यहाँ पे कह रहा है। तो समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में भी विभाजित हो जाती है। लाइक एक ही स्ट्रीम में बह रही थी फिर वो अनेक स्ट्रीम में बहने लगती है और उसको वहाँ पे उसको क्या कहते हैं हम लोग, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। आप लोग यहाँ पे बगल में डायग्राम में देख सकते हैं। और यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे को डिपॉजिट करने लगती है और वहाँ पे फिर निर्माण होता है नदी के मुहाने पे, वहाँ पे निर्माण होता है डेल्टा का। सेडिमेंट से बनता है एक डेल्टा।
और ये डेल्टा बहुत ही उपजाऊ होता है। The erosion and deposition of the sea waves gives rise to coastal landforms. समुद्री तरंग, sea waves जो होते हैं समुद्री तरंग के लाइक इरोजन और डिपोजिशन, सी वेव्स भी इरोजन और डिपोजिशन करते हैं, उसके कारण भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं अलग अलग तरह के कोस्टल लैंडफॉर्म। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, क्रैक्स डेवलप। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, वही बता रहे हैं कि सी वेव्स जो समुद्री तरंग होते हैं लगातार रॉक से टकराती रहती हैं और इससे उसमें दरार आने लगती है। cracks develop over time, they become larger and larger, thus hollow like caves are formed on the rocks, they are called sea caves. So समय के साथ साथ ये दरार बड़ी बड़ी गुफाओं जैसे हो जाती हैं और बीच में देखिए आप कैसे खोखला हो गया है उस रॉक में, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उसको बोलते हैं सी केव, समुद्री गुफा बोलते हैं। एज दिस कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, दस फॉर्मिंग द सी आर्चेस। तो क्या होता है कि बीच में से जब पानी भी पास करने लगता है तब वहाँ पे क्या हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सी आर्चेज। आप लोग देख सकते हैं कैसे सी आर्चेज दिख रहा है। उसके बाद क्या है, फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, दीज वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। और आगे आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे रूफ भी खत्म हो गई, अब बस एक वॉल, एक दीवार टाइप बच गया है, उसको बोलते हैं स्टैक। ये सब आपका इरोजन और क्या कहते हैं वेदरिंग के प्रोसेस से हो रहा है, डिपोजिशन के प्रोसेस से हो रहा है। The steepy rocks coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. The sea waves deposit sediments along the shores forming beaches. समुद्री जल के ऊपर लगभग वर्टिकली, लगभग सीधे उठे हुए जो ऊंचे सैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। द सी वेव्स डिपॉजिट्स, समुद्री तरंग किनारों पर सेडिमेंट्स जमा करके बीचेस का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सी बीच कहते हैं ना, वो वर्क ऑफ आइस। अभी हम लोग देख रहे थे कि मतलब लाइक विंड कैसे काम करता है, वाटर का हमने देख लिया कैसे काम करता है, आइस का देख लेते हैं। Glaciers are rivers of ice which to erode the landscape by bulldozing soils and stones to expose the solid rock below. Glaciers carve out deep hollows there. As the ice melts, they get filled up with. So मैं बताती हूँ क्या कह रहा है। ग्लेशियर्स जो होते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं हिमनद। बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। बर्फ़ की नदियाँ अपने नीचे की कठोर चट्टानों से मिट्टी और पत्थरों को इरोड करती हैं, अपरदित कर देती हैं और फिर अपने साथ वो मिट्टी और पत्थरों को लेके चलेंगी, तो फिर उससे क्या होगा, जो लैंडस्केप है उसका भी इरोजन होगा। और ऐसे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे गर्तों का भी निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं, तो इस तरह से झील का निर्माण होता है। और ये हिमनद थे, इनके द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे कि छोटे बड़े पत्थर हो गए, रेत हो गए, तलछल मिट्टी हो गई, ये सब एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, निक्षेप हो जाते हैं, और ये निक्षेप को हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। विंड के बारे में पढ़ लेते हैं, सॉरी अभी हमने वाटर और आइस पढ़ा, अभी हम लोग विंड पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स। कभी आप किसी रेगिस्तान में गए हैं और उसके कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करें आप रेगिस्तान के। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इज विंड। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। क्या होता है कि रेगिस्तान में भी ये प्रोसेस होता है विंड के द्वारा। लाइक रेगिस्तान में सबसे मेन फैक्टर इसमें विंडी है, क्योंकि वहाँ पानी तो है नहीं। आपने रेगिस्तान में अपने टीवी वगैरह में डिस्कवरी वगैरह चैनल पे कभी देखा होगा, लाइक हमारे तरफ तो डिस्कवरी चैनल ही हम लोग देखते थे, वहाँ पे आपने मशरूम जैसा रॉक्स देखा होगा। रेगिस्तान वाले इलाके में, बीच रेगिस्तान में दूर एक मशरूम जैसा रॉक खड़ा है, सोचिए। सब आपने मशरूम जैसा रॉक देखा होगा, वो वैसा कैसे बना है, वो विंड की वजह से ही बना है। विंड उसका इरोजन करते गया, तो क्या होता है कि ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से हवा काटती रहती है और इसीलिए ऐसे उनका डिज़ाइन ऐसा बन जाता है।
सो जब रेगिस्तान में हवा चलती है तो ये अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ा के पहुंचा देती है। जब हवा का बहाव जो होता है वो रुक जाता है तो रेत गिरकर एक छोटी पहाड़ी बना देते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं सैंड ड्यून्स। आप लोग फिगर में देख सकते हैं सैंड ड्यून्स कैसे दिखते हैं। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो जो हवा होती है उनको उठाकर अत्यधिक दूर तक ले जाती है, और जब बालू कण बहुत अलग अलग क्षेत्रों में जब जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोइस बोलते हैं। चीन में विशाल लोइस निक्षेप पाए जाते हैं। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोइस इज फाउंड इन चाइना। सो यहाँ पे हमारे चैप्टर खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। फिलहाल मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।